गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं। आज हम लोग देखेंगे अपना चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले कई सारे चैप्टर मैं ख़त्म करवा चुकी हूँ। जो बच्चे उन सारे चैप्टर को नहीं देखे हैं वह उन्हें भी देख सकते हैं। आइए आज का चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। तो यह पॉलिनोमियल या बहुपद होते क्या हैं? तो यह पॉलिनोमियल या बहुपद होते क्या हैं? आइए देखते हैं। टर्म टर्म को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, जिसे हिंदी में वेरिएबल को चर कहते हैं और हिंदी में कांस्टेंट को अचर कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि यह वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। ये आप लोग 7th 8th में पढ़ चुके होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो आइए रफली यानी कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। तो जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक हम लोग काउंट कर सकें, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वह न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? जैसे 2/5, 2/8, ऐसे ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वह हमारी क्या कहलाएगी? यह कहलाती है हमारी कांस्टेंट या अचर। क्या आप लोग समझें कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है कांस्टेंट। और जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है, क्या? अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू A B C X Y Z P Q R, आप लोग ये सारी वैल्यू का भी क्या किए होंगे? यूज किए होंगे। तो जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है वेरिएबल। फिर से देख लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वह हमारा कांस्टेंट कहलाता है, और जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है वह क्या कहलाती है? तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हमारी वेरिएबल कहलाती है। अब इन वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मिश्रण या समूह से हम क्या बनाते हैं? हम कुछ टर्म बनाते हैं। क्या आया? टर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं पद। क्या कर सकते हैं? इन वेरिएबल और कांस्टेंट के समूह से कुछ टर्म बना सकते हैं। आइए टर्म बनाते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट भी मिटा देते हैं। जैसे हम वेरिएबल में क्या ले लिए? एक्स वाई जेड। न्यूमेरिकल में क्या ले लिए? 3 5 8 9 या कुछ भी ले लिए। आइए टर्म बनाते हैं इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों को मिला के। तो हमारा जो टर्म बना ये क्या बन सकता है? 3x बन सकता है, 3x प्लस में 5 बन सकता है ना। फिर क्या बन सकते हैं? 5y बन सकता है, एंड 5y प्लस जेड बन सकता है। x प्लस 5 प्लस 8 बन सकता है। 8 तो 5 जुड़ के 13 हो जाएगा यहाँ, इसलिए 8 लिखने से कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या क्या देखा? 8z बन सकता है। हम ये सारे क्या हैं? यह है हमारे टर्म। यह क्या है? यह जो एक एक हमें दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टर्म। यह अगर इसमें ऐड कर दिया जाए 5, यह भी हमारा क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? टर्म या पद कहलाएगा। और इन पदों को जोड़कर बनता क्या है? इन पदों को जोड़कर हम लोग इनका समूह बनाते हैं, एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसमें कितने टर्म है। जो मैं पहला बनाई हूँ इसमें कितने टर्म है? इसमें टर्म की संख्या जो हमारी है वह है एक टर्म। कितने हैं? एक टर्म। तो जो एक टर्म वाले हमारे इक्वेशन या पद होते हैं, जो एक टर्म वाले हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मोनोनॉमिनल। क्या कहते हैं? मोनोनॉमिनल। मोनोनॉमिनल। अब इसी में हम लोग अगर दो टर्म जोड़ दें, जैसे 3x
प्लस 5 जोड़ दें। अगर दो टर्म जोड़ दें, क्या बोली हूँ, दो टर्म जोड़ दें तो उन्हें कहते हैं क्वाड्रानॉमिनल। या आइए इसी से सीखते हैं पॉलिनॉमियल। यही एक मिनट, जो हमारे एक टर्म होते हैं वह क्या कहलाते हैं, मोनोनॉमियल। जिसमें दो टर्म होते हैं, दो टर्म हो जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, दो टर्म वाले हमारे क्वाड्रानॉमिनल, क्वाड्रानॉमिनल। और जो हमारे दो से अधिक या एक से अधिक टर्म हो जाएं, जैसे 3x प्लस क्या हो जाए 2x² प्लस में 2, यह क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा पॉलिनॉमिनल। पॉलिनॉमिनल, पॉलिनॉमिनल क्या होता है, जब भी कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन रहे या कोई भी इक्वेशन रहे जिसमें जो टर्म की संख्या रहे वह क्या हो, वह एक से ज्यादा हो। टर्म की संख्या क्या होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो। ऐसे सारे जो टर्म होंगे जिसमें टर्मों की संख्या, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें टर्मों की संख्या एक से ज्यादा हो और उनका एक रूप हो। किस तरह से इनका एक रूप होना चाहिए, तो वह पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब मैं क्या बोली हूँ कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल में एट फर्स्ट की जो टर्म की संख्या हो वह क्या हो, मोर देन 1 हो। टर्म की संख्या मोर देन 1 हो। टर्म की संख्या क्या होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए। और पॉलिनॉमियल केवल एक वेरिएबल से मिलके बनता है, ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड। क्या होता है, केवल एक वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट से मिलकर बनता है, वह हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनॉमियल। पहला टर्म की पहला कंडीशन क्या है कि उसके टर्म की संख्या एक से ज्यादा हो। दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन यह है कि उसमें केवल एक वेरिएबल यूज हो। तो ऐसे हमारे जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। आइए पॉलिनॉमियल देखते हैं। पॉलिनॉमियल का फॉर्मेशन देखते हैं कि पॉलिनॉमियल बनता कैसे है। जैसे हम एक्सप्रेशन क्या क्या कर सकते हैं, कई सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे हम 3x प्लस 5y बना सकते हैं, प्लस 8z बना सकते हैं। ये हमारा बना एक्सप्रेशन। इसमें क्या हुआ, जो हमारे वेरिएबल हुए उनकी संख्या क्या हुई, एक से ज्यादा हुई। लेकिन पॉलिनॉमियल, आइए यहाँ से समझते हैं पॉलिनॉमियल। टर्म आप लोग समझ गए कि टर्म क्या होता है। दूसरा आप लोग मोनोनॉमियल समझ गए। तीसरा क्या समझे, क्वाड्रानॉमियल। चौथा समझे हैं पॉलिनॉमियल। अब पॉलिनॉमियल से ही ये क्लास स्टार्ट होता है, तो यहाँ से पॉलिनॉमियल के बारे में समझते हैं। वेरिएबल समझ चुके हैं, कांस्टेंट समझ चुके हैं। तो मैं क्या बोली हूँ कि कुछ वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल में क्या है, एक्स वाई जेड है, आर एस टी है। इन सारे वेरिएबल को हम लोग लिख लें और कुछ कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो जब भी कभी भी पॉलिनॉमियल बनता है, पॉलिनॉमियल में क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल होगा वह केवल एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। जैसे पॉलिनॉमियल बनाने के लिए हम क्या बना सकते हैं, 3x बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, 5x प्लस 5 बना सकते हैं। तीसरा क्या बना सकते हैं, केवल वेरिएबल क्या करेंगे, एक ही यूज करेंगे। तीसरा बना सकते हैं 7x² प्लस 5x प्लस 9 बना सकते हैं। वेरिएबल कितने वेरिएबल यूज किए हैं, बस एक वेरिएबल x यूज कर रहे हैं। क्या किए हैं, एक वेरिएबल x यूज किए हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा यह बना, अब तीसरा भी बना सकते हैं। तीसरा क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं 3x³ प्लस 8x² प्लस 2x प्लस 10, यह तीसरा बन गया। ऐसे ही हम लोग चौथा भी बना सकते हैं, x4 प्लस में x² प्लस में x³ प्लस में x प्लस में 5 बना सकते हैं। तो ये सारे क्या है, अब यहाँ से देखते हैं। इसमें अगर आप लोग देखेंगे x कितनी बार आया है, तो
x का जो पावर होता है या x की घात क्या होगी, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पावर ऑफ x कितना है, x की घात कितनी है, तो 1 है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर x की घात कितनी है, तो x की घात 2 है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो x की घात कितनी है, x की घात 3 है। यहाँ पर देखेंगे तो x की घात कितनी है, 4 है। हम लोग बस सबसे हायर घात देखेंगे, सबसे हायर पावर देखेंगे कि सबसे हायर पावर कौन सा है, तो इसमें देखेंगे 1 है, 2 है, तो सबसे जो बड़ी पावर है वह क्या है, 2 है। सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है, 3 है। सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है, 4 है। तो जो हम लोग यक्स की सबसे बड़ी घात देखते हैं ना, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोली हूँ, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पावर या ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद के घात, बहुपद के घात। तो जो हमारा x रहेगा, जो उस इक्वेशन में x रहेगा, उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी पावर ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद के घात कहलाएगी। क्या बोली हूँ, जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास रहेगा उस पॉलिनोमियल में x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसकी पावर कितनी कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल का पावर 1 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग समझ चुके हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल में आप लोग क्या देखे हैं, x की घात देखे हैं कि x कितनी ज़्यादा पावर लेके है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, सबसे पहले तो मैं यही बताई हूँ कि जो पॉलिनोमियल बनता है वह केवल एक वेरिएबल के मिश्रण से बनता है। अब दूसरा क्या देखें हम लोग, पावर ऑफ पॉलिनोमियल देखें। अब तीसरा देखेंगे हम लोग कि इस इक्वेशन जो मैं बनाई हूँ, इस इक्वेशन में x का पावर कितना है, तो x का पावर 1 है। जिस भी इक्वेशन में x का पावर 1 रहेगा, जिस भी इक्वेशन में क्या बोल रही हूँ, x का पावर 1 रहेगा, वह इक्वेशन या वह उस टाइप के पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। आइए आप लोगों को बताते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ये किस क्लास में आप लोग पढ़े हैं, तो ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक पॉलिनोमियल। रैखिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पावर क्या हो, जिनके पावर 1 हो। पावर 1 का मतलब क्या होगा कि उसमें जो x का जो घात होगा या x का जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं, x प्लस 8 लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, 3x प्लस 8 लिख सकते हैं। ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी x या इस पॉलिनोमियल का पावर कितना है, 1। x का पावर कितना है, 1। इस पॉलिनोमियल का पावर कितना है, 1। और x का पावर कितना है, 1। यह जो बहुपद है या पॉलिनोमियल है, इसका पावर कितना है, 1। और इसमें x का पावर कितना है, 1। यह भी जो पॉलिनोमियल है इसका पावर कितना है, 1। और x का पावर भी कितना है, तो 1 है। तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिनके पावर
अगर एक हो तो उस टाइप के पॉलिनॉमियल क्या कहलाते हैं? तो वह पॉलिनॉमियल कहलाते हैं हमारे लीनियर पॉलिनॉमियल। आप लोगों को क्या समझ में आया? लीनियर पॉलिनॉमियल। अब चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हमने क्या देखा है? x का पावर 1 और यहाँ पर ना लीनियर पॉलिनॉमियल में हम लोग लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x ही 0 आ जाएगा तब तो ये बस कांस्टेंट बचेगा, यह पॉलिनॉमियल बनेगा ही नहीं। फिर ये क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा हमारा पद या टर्म बन जाएगा। पॉलिनॉमियल बनने के लिए क्या चाहिए कि कम से कम उसमें क्या होने चाहिए? एक वेरिएबल। पॉलिनॉमियल कैसे बनता है? एक वेरिएबल वो भी कितना? एक वेरिएबल और कांस्टेंट का समूह क्या होता है? तो कांस्टेंट का समूह हमारा पॉलिनॉमियल होता है। आप लोगों को इतना समझ में आया? अब यहाँ पे अगर x ही 0 बन जाएगा तो बचेगा क्या? बस कांस्टेंट बचेगा, बस कांस्टेंट बचेगा, इसमें तो वेरिएबल बचा ही नहीं। तब यह क्या नहीं बनेगा? यह पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा। इसीलिए कंडीशन में क्या लिखेंगे? कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि x जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसे पॉलिनॉमियल होते हैं जिन पॉलिनॉमियल्स के पावर कितने होने चाहिए? पावर ऑफ पॉलिनॉमियल्स कितने होने चाहिए? वह 2 होने चाहिए। उस पॉलिनॉमियल का पावर 2 होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं उसमें x का पावर कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। पावर ऑफ x कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। अब आते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसमें क्या है? इस x का पावर कितना है? इस x का पावर ऑफ x कितना है? तो 2 है। और पावर ऑफ पॉलिनॉमियल कितना है? तो पावर ऑफ पॉलिनॉमियल भी 2 है। तो यह जो हमारा पॉलिनॉमियल बना, यह पॉलिनॉमियल क्या कहलाता है? यही पॉलिनॉमियल कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, या हिंदी में इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। हिंदी में क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक जिसमें क्या होना चाहिए? x की घात कितनी होनी चाहिए? यानी द्वि लिखा है यानी कि 2, यानी कि 2 होना चाहिए। x की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। या पूरे पॉलिनॉमियल बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ऐसे सारे पॉलिनॉमियल जिनके घात क्या हो? 2 हों, वह पॉलिनॉमियल कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 देख सकते हैं, 3x स्क्वायर देख सकते हैं, प्लस में 5 देख सकते हैं, प्लस में 9 देख सकते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 9 देख सकते हैं। ये क्या होगा? यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो उसके साथ जो कांस्टेंट रहेगा वो 0 हो जाएगा। अब आते हैं एक बार इन सब का फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल में मैं क्या बताऊँ? 5x प्लस कोई एक कांस्टेंट में हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट में मान सकते हैं 3, 5 कुछ भी। अब इसका अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो ये क्या है? इसे अगर a मान ले तो ax प्लस b का फॉर्मेशन बन रहा है। क्या? या तो हम लोग इसे b माने या c माने। कांस्टेंट को हम लोग क्या मान रहे हैं? c मान रहे हैं और इसे a मान रहे हैं। तो ax प्लस c का फॉर्मेशन बन रहा है। c क्यों लिखी हूँ? c कांस्टेंट के नाम पे लिखी हूँ। आप लोग b भी लिख सकते हैं। जैसे ax प्लस b का फॉर्मेशन बन रहा है। b क्या है? b हमारा कांस्टेंट है। यह a भी हमारा कांस्टेंट ही है, लेकिन a के साथ क्या है? वेरिएबल लगा हुआ है। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। लेकिन a मैटर नहीं करता, हम बस देखेंगे फॉर्म क्या बन रहा है। फॉर्म कौन सा बना?
तो ax प्लस बी का फॉर्म बना वेयर कंडीशन में क्या है, कंडीशन में यह है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तब बचेगा क्या, बस कांस्टेंट बचेगा, इसीलिए a डज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हिंदी में क्या कहते थे, तो इसे हिंदी में कहते थे रैखिक बहुपद। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था 5x² प्लस 2x प्लस में 9 था, जिसमें क्या था, हमारा जो x का पावर था वह क्या होना चाहिए, वह पावर 2 होना चाहिए। पावर ऑफ x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, x² प्लस में 3x प्लस में 4 लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस में x प्लस क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। अगर इसका फॉर्मेशन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस में c के जगह पे यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ b के जगह पे कितना है, तो 1 है, a के जगह पे कितना है, तो 2 है। या तो हम इसका जो एक फॉर्म और होता है उसे क्या लिख सकते हैं, a 5x² प्लस में 5 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जो ये अगर इससे इक्वेट करेंगे तो पहले ax² की जगह पे क्या है, 5x² है। अब bx के जगह पे क्या है, bx के जगह पे है 0 इंटू x, इसीलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक 3 किसके जगह पे है, तो c के जगह पे है 3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 5x² प्लस 3 के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5x² प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं इसे x² प्लस 4 लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, ax² के जगह पे क्या है, 1 इंटू x² है, फिर bx के जगह पे क्या है, 0 इंटू x है, और c के जगह पे क्या है, 4 है। और यहाँ भी एक कंडीशन होगा, कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन यह होगा a डज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो गया, आप लोग खुद सोचिए, अगर हम a को 0 कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, bx प्लस c बनेगा। यानी कि हमारा इक्वेशन अगर देखें तो x प्लस 5 बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4 बन जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस 9 बन जाएगा। और यह क्वाड्रेटिक ना होके यह क्या बन जा रहा है, यह लीनियर बन जा रहा है। लीनियर मतलब रैखिक बन जा रहा है, क्या बन गया, रैखिक बन गया। तो हमें रैखिक नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए। और क्वाड्रेटिक के लिए a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से क्या समझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं बहुपद के मूल। क्या कहेंगे, बहुपद के मूल, बहुपद के मूल। अब हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज बनेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं, हमारा जैसे जो जिस भी पॉलिनोमियल में x पे पावर 1 होगा, या जिस पॉलिनोमियल का पावर ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो उसमें कितने जीरोज बनेंगे। अगर पॉलिनोमियल के पावर 1 है तो उसमें कितने जीरोज बनेंगे, उसमें केवल 1 जीरो बनेगा। अगर पॉलिनोमियल का पावर
2 है तो उसमें कितने जीरोज बनेंगे, उसमें 2 जीरोज बनेंगे। आइए देखते हैं। जैसे जीरोज का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। जैसे हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है, मैं क्या लिखी हूँ 5x+3, इससे आप लोग x की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बोली हूँ, इससे आप लोग x की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की केवल एक वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे एक वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे जीरो की तरफ टेंड कर देंगे और जीरो की तरफ टेंड करते ही x इक्वल टू आएगा -3/5, और यह जो -3/5 आया है यही हो जाएगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया। अब आते हैं बस क्वाड्रेटिक में देख लेते हैं। वो क्वाड्रेटिक में क्या बनेगा, अगर हम लोग लिख दें, क्या लिखें, x² + 5² इंटू 6, तो इसके देखते हैं कितने जीरोज बनेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि इसे हम इसमें कैसे तोड़ते हैं, इसका हम खंड कैसे करते हैं, गुणन खंड कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा x+3 एंड x+2 हो जाएगा ना। इसका गुणनखंड आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसे कैसे करते हैं। यह क्लास 9th में था, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू निकल के आई, अगर इसे जीरो के तरफ टेंड करें तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकल के आई। कितनी वैल्यू निकल के आई, x की 2 वैल्यू निकल के आई। जब पहले इक्वेशन को x+3 = 0 रखेंगे तो x की पहली वैल्यू आएगी -3, x+2 = 0 रखेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी -2। अब आइए, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कभी भी अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो, क्या बोली मैं, यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है ना, a इंटू बी = 0, तो हम कह सकते हैं इसमें या तो a 0 रहा होगा या तो b 0 रहा होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो यह दोनों क्या होंगे, जीरो को टेंड जरूर करेंगे। a = 0, a b = 0 है तो a = 0 या b = 0 जरूर रहा होगा। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम क्या करेंगे, इसे 0 के तरफ टेंड करेंगे और हमें x की 2 वैल्यू आए। बस मैं बताना क्या चाह रही हूँ, अगर x की एक वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू, एक वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ है जो x की वैल्यू आई है और एक वैल्यू आई है वही हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब x की कितनी वैल्यू आई है, अगर एक वैल्यू आई है तो 0 की संख्या 1। अगर x की कितनी वैल्यू आ गई, x की अगर 2 वैल्यू आ गई तो जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जीरोज की संख्या हो जाएगी हमारी 2। अब इसी अनुसार हम लोग देखेंगे कि जितने x की जितनी पावर होती है उतने ही जीरोज की संख्या होती है। जैसे x की पावर 1 तो जीरो की संख्या 1, x की पावर अगर 2 है, x की पावर 2 तो जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। x की पावर अगर 3 है तो जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की पावर 4 है तो जीरोज की संख्या हमारी 4 हो जाएगी। अब आइए देखते हैं थोड़े से ग्राफ से। अब ग्राफ बनाना आप लोगों को पता होगा, ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस, यह हमारा होता है y एक्सिस। इसे हम x' लिख सकते हैं, इसे y' लिख सकते हैं। अब जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो आइए बताते हैं इसका फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। इसे 2-4 मिनट के लिए भूल जाते हैं, बताते हैं उसके पहले कुछ और। जैसे हम पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ax² + bx+c। क्या बोली हूँ, हम लोग क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² + bx+c। अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज वह वैल्यू होती है जिसको अगर यहाँ रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, x की जगह पर। अगर जीरोज वह वैल्यू होती है जिसको x की जगह पर रख दिया जाए तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। आइए जैसे मैं आप लोगों को एक इक्वेशन के तहत समझा रही हूँ। हमारा एक इक्वेशन लेते हैं, x² + 5x + में 6। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस
पूरे पॉलिनोमियल को लिखने का जो सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका होगा वो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके जीरोज मैं क्या क्या निकाली थी, तो जीरोज निकाली थी x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। यही तो इसको जीरोज थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके जीरोज को रखेंगे, जैसे p-2। जब p-2 रखेंगे तो ये x की जगह पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या होगा 5 इंटू -2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा +6। कभी भी जब माइनस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यह वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, +4। ये -10 आ जाएगी, ये क्या आएगी, -10 आएगी, यह +6 आ जाएगी। और इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 + 10 इक्वल टू जीरोज। तो जीरोज क्या होते हैं कि अगर उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। इसे क्या की हूँ मैं, आप लोगों को दिखाई हूँ। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू में p ऑफ k लिख दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। ये क्या हुआ, ए लिखने का तरीका हुआ। अब आइए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा समझते हैं। और अब अगर p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसे हम हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, एक्स एक्सिस पे चेक करते हैं। जैसे हमारा यह क्या हुआ, यह बना हमारा ग्राफ, यह हुआ x, यह x डैश, यह बना y और यह बना y डैश। अगर हम कोई लाइन बनाते हैं, जैसे ये हमारी लाइन क्या हुई, यहाँ से आई और यहाँ से गई, यह लाइन अगर देखा जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा लीनियर वेरिएबल होता है या लीनियर पॉलिनोमियल होता है, या इसे ही क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जो फॉर्मेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, यह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। क्या बनाती है, एक सीधी रेखा बनाती है। स्ट्रेट लाइन को शायद सरल रेखा भी कहते हैं, सरल रेखा या सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है वह क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। यह क्या हुआ, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। या इसे अगर हम लोग लिखें 3x प्लस में 2, तो ये इसे अगर हम 0 की तरफ टेंड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे लिख सकते हैं x प्लस में 2 बराबर 0। अगर हम x को टेंड करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, हुआ ना। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा और y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यह वैल्यू क्या आती है, जो हमारा लीनियर पेयर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वो क्या होता है, ax प्लस बी ही होता है ना। x प्लस 2 भी किस फॉर्म में आया, इसी फॉर्म में आया। और कभी भी जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं, वह हमेशा और हमेशा एक रेखा का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेखा का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों को मैं क्या बता रही हूँ, पहली बार अगर आप लोग ये सुन रहे होंगे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन होते हैं, जिसका फॉर्मेशन क्या होता है, ax प्लस बी होता है या 5x प्लस 3 होता है, यह हमेशा और हमेशा एक सीधी रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
एक सीधी रेखा बनाते हैं। जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, इसे आप लोग नोट करके लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण होता है, यह हमेशा क्या बनाता है, एक सीधी रेखा बनाता है। क्या बनाता है? एक सीधी रेखा बनाता है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहीं पे बताते हैं। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस क्या करें, ड्रॉ करें, तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वह हमेशा सीधी रेखा बनाएगा। कैसी सीधी रेखा? या तो ऐसी सीधी रेखा बना सकता है, या ऐसी सीधी रेखा बना सकता है, ऐसी सीधी रेखा बना सकता है, ऐसी सीधी रेखा बना सकता है, लेकिन वो रहेगा एकदम स्ट्रेट। वो ऐसे कर्व शेप में नहीं रह सकता। क्या बोली हूँ? वह कर्व शेप में बिल्कुल नहीं रहेगा। जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, सीधी रेखा बन जाएगी। अब सीधी रेखा हम लोग देखेंगे कि कैसे बनती है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो लिखा है, ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसी पेज में देखते हैं। जैसे हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारी x इजक्वल टू नहीं 2x प्लस 5 ले लेते हैं। 2x प्लस 5 भी नहीं लेते हैं, हम लोग लेंगे सीधे 5x प्लस 5। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, -5। और मैं क्या बताई हूँ, जो हमारे जीरोज होते हैं या जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं या जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, उन्हें हम कहाँ देखते हैं, तो उन्हें हम हमेशा x एक्सिस पे देखते हैं। कहाँ देखेंगे, तो उन्हें हम x एक्सिस पे देखेंगे। तो x एक्सिस का मतलब क्या होगा कि यहाँ x इजक्वल टू हमें क्या मिल गया, x इजक्वल टू हमें मिला 5x, और y इजक्वल टू कितना मिला, y इजक्वल टू 0 मिल गया। y इजक्वल टू कितना मिलेगा, y इजक्वल टू 0 मिलेगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी कभी भी एक रेखा बनती है या एक लीनियर पेयर बनता है, तो हमेशा लिखते हैं y इजक्वल टू ax प्लस में b लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ax प्लस में b। और जो हमारा y इजक्वल टू क्या है, x प्लस 5 है, जहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x की वैल्यू हमारी -5 प्लस 5 इजक्वल टू 0 आ गई थी। तो यह क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ 0 आएगी। अब यानी कि ऐसी रेखा बनेगी जो कहाँ से जा रही होगी, जो -5 से 1 2 3 4 5 -5 से जा रही होगी। कहाँ से जा रही होगी, -5 से। यह -5 से इधर से भी जा सकती है, यह -5 से इधर से भी जा सकती है, यह -5 से इधर से भी जा सकती है। इसके बारे में कैसे जाती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए कहेगा तो वहाँ देगा, लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताई हूँ कि अगर इसे हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो यह x एक्सिस के किसी एक बिंदु से होकर जाएगी। आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला अगर पॉइंट नोट किया जाए तो जो हमारा रैखिक समीकरण है या लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या हमारी 1 है। जीरो की संख्या कितनी है, 1 है। और इसे जब हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो ये क्या होगा, या तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी। लेकिन अगर हम लोग देखें क्या ये x एक्सिस पे कितनी जगह पर काट रही है, हमारी पहली लाइन देखते हैं। जो हमारी पहली लाइन है यह x एक्सिस पे कितने जगह पे काटी है, तो x एक्सिस पे यह केवल एक जगह पर क्या कर रही है, काट रही है। x एक्सिस पे केवल एक जगह पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर x एक्सिस पे केवल एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी तो वह जो पेयर होगा यानी कि वह जो पॉलिनोमियल होगा वह कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जब x एक्सिस पे एक जगह काटेगी तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। आइए यहाँ से और अच्छे से समझते हैं इसको एक बार। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है
इसके पहले जो मैं आप लोगों को बताई हूँ वो तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई हूँ कि उसे आप समझ सकें कि ए कितना और क्या होता है। और यही अगर आप समझे रहेंगे ना तो आपको मैथ का बेस पता रहेगा, और मैथ का बेस पता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। कब कर लेंगे? जब आप लोगों को मैथ का बेस पता रहेगा कि बेस क्या होता है। बेस ही नहीं पता रहेगा बस क्वेश्चन रट लेंगे कि अगर एक्स एक्सिस पे एक जगह काट रही है, एक्स एक्सिस पे एक जगह टच कर रही है या काट रही है तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। यही अगर आप लोग रट लेंगे, एक्स एक्सिस पे दो जगह काट रही है तो जीरो की संख्या क्या होगी? दो हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे तीन जगह काट रही है तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। तो इसे क्या करना है? इसे बस आप लोगों को रटना नहीं है, इसे आप लोगों को समझना है। क्या क्या मैं समझाई हूँ आप लोगों को? आप लोगों को मैं यह समझाई हूँ कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहा, क्या पहला चीज बोली हूँ? अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहा, पहला ही बोली हूँ, अगर लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो उसके जीरो की संख्या क्या होती है? जीरो की संख्या एक होती है। क्यों जीरो की संख्या एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल में? क्योंकि अगर यह x प्लस 5 है तो यहाँ पर x की केवल एक वैल्यू आती है, इसीलिए जीरो की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और जब जीरो की संख्या एक होती है तो इसे अगर ग्राफ पे डिनोट किया जाए तो यह ग्राफ पे एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे काटती है। क्या होता है? अगर इसे हम ग्राफ पे डिनोट करें तो यह एक्स एक्सिस पे केवल एक पॉइंट पे काटेगी। अब आप लोगों को कितने पॉइंट मिले कि अगर ग्राफ पे कोई भी पॉइंट या कोई भी रेखा केवल एक पॉइंट पे काट रही है तो हम पहला क्या बोल सकते हैं? हम पहला बोल सकते हैं इसके जीरो की संख्या कितनी होगी? एक होगी। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? यह एक लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। या क्या बनेगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें एक्स की वैल्यू केवल एक ही आएगी। तीसरा क्या बोल सकते हैं? x की वैल्यू केवल एक ही आएगी। अब यह लाइन आप लोग अगर ध्यान से देखें तो पहली लाइन x एक्सिस पे कितने जगह काटी है? यही तो हमारा x एक्सिस है, इस जगह पर बस एक जगह काटी है। अब इसी लाइन को थोड़ा सा और तिरछा इधर से कर सकते हैं। यहाँ भी यह x एक्सिस को कितने जगह पे काटी है? x एक्सिस पे बस एक जगह काटी है। ऐसे सीधा स्ट्रेट बना सकते हैं। एक्स एक्सिस को कितने जगह काटी? बस एक जगह काटी। यानी कि अगर ऐसी कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को एक जगह पे काट रही है तो हमारा हुआ क्या हो जाएगा? जीरो की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? जीरोज की संख्या हमारी एक हो जाएगी। लीनियर यह जो पॉलिनोमियल बनेगा, किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा? तो यह लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। तीसरा, इसे सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी? तो x की एक वैल्यू आएगी। अब आते हैं थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर इसे आप लोग अच्छे से समझ जाएं तो। समझाने के लिए मैं आप लोगों के बस 43 मिनट मेहनत कर चुकी हूँ, तो आप लोग अच्छे से तो समझ ही सकते हैं। ये इरेज भी हो गया जिसे मैं इरेज करना चाह नहीं रही थी। अब आते हैं दो पॉइंट पे, देखते हैं। अब कोई भी रेखा दो पॉइंट पे तो नहीं काट सकती ना एक्स एक्सिस को। अब कोई भी रेखा ऐसी तो है नहीं कि एक्स एक्सिस के दो पॉइंट पे काटेगी, या तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे ही लाई कर जाएगी, नहीं तो उसके दो पॉइंट पे काटने के लिए एक रेखा तो नहीं बन सकती। ऐसे एक रेखा कहाँ से दो पॉइंट पे काटेगी? एक्स एक्सिस को कहीं से भी एक जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो दो जगह पे काट रही है? नहीं, ये तो टेढ़ी बन गई। कहीं भी कितनी भी टेढ़ी और तिरछी कर दिया जाए बट रेखा एक्स एक्सिस पे क्या हो रही है? एक ही जगह काट रही है। क्या मैं बोली कि अगर कोई भी रेखा बनेगी, कोई भी लाइन बनेगी, अगर लाइन बनेगी तो लाइन क्या करेगी? एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटेगी। एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटेगी यानी कि लाइन हमारा क्या होता है? लाइन हमारे जब भी लाइन बनेगा इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसके जीरोज की संख्या कितनी होगी? जीरोज की संख्या एक होगी। इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी? एक आएगी। अब आते हैं
देखते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दो जगह पे जब भी कभी भी x को काटा जाता है तो जो फिगर बनता है इसे कहते हैं पैराबोला, परवलय। इसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे पैराबोला या परवलय। यह कब दो जगह काटेगी? यह तभी दो जगह काटेगी जब इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी। तभी तो दो जगह काटेगी जब इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी, इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो उसका शेप क्या होता है? जैसे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन थी ना, जिसे हिंदी में सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा या सीधी रेखा थी। अब उसी तरह जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा एक परवलय। परवलय या पैराबोला बनेगा। क्या बोली हूं? यह एक परवलय या पैराबोला बनेगा। आइए देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया था। इसमें जब x को सॉल्व किए थे तो हमें x की कितनी वैल्यू मिली थी? एक मिली थी -3, एक मिली थी -2। यानी कि यह कुछ ऐसे बनेगी। यह -2 से चलेगी और -3 तक पहुंचेगी। यह कुछ ऐसा परवलय बनेगा या परवलय बनेगा। कैसा परवलय बना? ऐसा परवलय बना। अगर कोई हम ऐसा ले लें तो इसका मतलब क्या है? यह -3 है और यह -5 है। यानी कि वह इक्वेशन -3 और -5 से मिलकर बनेगी और वह इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? -3 -5 से। यह प्लस में 8 हो जाएगा और यह प्लस में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर यह इक्वेशन लिए तो हमें किस प्रकार की वैल्यू मिली? कुछ ऐसी मिली। आइए फिर से इसी पे बनाते हैं। हमने क्या लिया है? एक दूसरा इक्वेशन लिया है। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना भी बताऊंगी, बस यहाँ समझने पे ध्यान दीजिए। ये क्या आ जाएगा? यहाँ x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 3 आ जाएगी और 5 आ जाएगा। -3 एंड -5 दोनों माइनस ही आया है। तो आइए देखते हैं, माइनस की बजाय एक प्लस करते हैं। एक प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ माइनस ले लेते हैं। यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे तो दोनों प्लस आ जाएगा। यहाँ माइनस ले लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5 -3 और इसे पलट के लिखेंगे तो -5 और 3 मिलेगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -5 और 3। यानी कि यहाँ -5 है और यहाँ क्या है? 3 है। तो ये जो पैराबोला बनेगा, -5 को थोड़ा और पास करते हैं जिससे सुंदर पैराबोला बने, या तो दूर ही रहने लग देते हैं। -5 -3, तो ये जो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे जाएगा, ऐसे। सुंदर तो बना नहीं। ऐसे पैराबोला बनेगा। क्या मैं बताई? अगर कोई भी ग्राफ, पहला पॉइंट क्या है? अगर कोई भी ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑन द 2 पॉइंट इंटरसेक्शन, इट्स इंटरसेक्शन ऑन द 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहला क्या हो सकता है कि वह पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? हमारा पैराबोला बनेगा। अगर x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है तो हमारा क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। और अगर वह 2 एक्सिस पे कट कर रहा है तो वह जो उस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा, जैसे इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है? इस पैराबोला का इक्वेशन है x² प्लस में 8 माइनस में 15। वह क्या होगा? अगर किसी भी, आइए फिर से बोलती हूँ, अगर किसी भी ग्राफ में कोई भी x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये क्या बनेगा? यह पैराबोला बनेगा। और यह पैराबोला बनेगा तो जो इसका इक्वेशन होगा या जो पॉलिनोमियल होगा वह क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अब पूरा समराइज करेंगे। समराइज में हमारा क्या होगा कि अगर किसी ग्राफ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो पहला ये फिगर क्या होगा? पैराबोला होगा।
पैराबोला होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा यह होगा कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा इसमें x की 2 वैल्यू निकलेगी। x की 2 वैल्यू मिली, एकदम आसानी से x की 2 वैल्यू मिलेगी। तो ये हम 3 पॉइंट याद करेंगे। क्या होगा? यह पैराबोला होगा, x की कितनी पॉइंट मिलेगी? 2 पॉइंट मिलेगी। और यह क्या करेगी? ग्राफ पे 2 जगह पे कट करेगी। ग्राफ पे क्या करेगी? 2 जगह कट करेगी। फिर से लिखते हैं तीनों पॉइंट। पहला, अगर कोई भी x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो बनेगा क्या? पैराबोला बनेगा। दूसरा, यह जो इक्वेशन या हमारा पॉलिनोमियल आएगा वह पॉलिनोमियल क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक आएगा। और उसमें x के कितने मान मिलेंगे? तो x के 2 मान मिलेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी। आइए नेक्स्ट आप लोगों को समझाती हूँ। तो हम लोग अभी तक समझे हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले वेरिएबल एंड कांस्टेंट देखे हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट देखे हैं। इसके बाद हम लोग टर्म देखे हैं, पद देखे हैं। पद के बाद हम लोग मोनोनॉमिनल पॉलिनॉमिनल देखे हैं, मोनोनॉमिनल पॉलिनॉमिनल देखे हैं। इसके बाद हम लोग आए हैं लीनियर पॉलिनोमियल पर, लीनियर पॉलिनोमियल पे आए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है? x प्लस बी यानी कि 5x प्लस 3 का होता है। इसमें x की वैल्यू कितनी मिलती है? x की वैल्यू 1 मिलती है, एक ही x की वैल्यू मिलती है। तीसरा क्या होता है? यह ग्राफ पे केवल x एक्सिस को कितने जगह पे काटता है? तो x एक्सिस को एक जगह पे काटता है। तीसरा क्या था कि इसके जीरो की वैल्यू कितनी थी? जीरो की वैल्यू 1 थी। यह हमारा जो था पूरे का समराइज था। लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा यानी कि रैखिक समीकरण बनेगा, रैखिक बहुपद बनेगा। रैखिक बहुपद का फॉर्मेशन कैसा होता है? इस टाइप का होता है। इसमें x की कितनी वैल्यू मिलेगी? तो 1 मिलेगी। यह x एक्सिस पे कितने जगह काटेगी? तो एक जगह पे काटेगी। इसके जीरो की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघातीय द्विघात बहुपद का फॉर्मेशन कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। इसमें x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू मिलेगी। यह x एक्सिस पे कितने जगह काटेगी? तो यह x एक्सिस पे 2 जगह काटेगी। और इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो जीरो की संख्या क्या होगी? 2 होगी। यह क्या बनेगा? तो ये एक पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। यह क्या बनेगा? तो यह स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर कोई भी लाइन क्या कर रही है? x एक्सिस को 3 जगह काट रही है। क्या कर रही है? x एक्सिस को 3 जगह काट रही है, यानी कि x के कितने मान मिलेंगे? x के हमारे 3 मान मिलेंगे, यानी कि इसमें जीरोज की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगर x को 3 जगह काट रही है, x को 4 जगह काट रही है x एक्सिस को, तो हमारे जीरोज की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी। जितनी जगह x को काटेगी उतनी ही हमारे जीरोज की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। आप लोग ये पढ़ ही चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके साथ साथ लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ ही चुके हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। जितना ज़्यादा x का घात उतने ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.1 below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। कह रहा है कि सबसे पहले मैं लिखने का तरीका भी बताई हूँ कि px हमारा क्या हो जाएगा? तो a x प्लस b हमारा px हो सकता है। सुंदर लिखा है इन्होंने, फिर से लिखते हैं। px हमारा क्या हो सकता है? तो px हमारा हो सकता है ax प्लस में b। px हमारा क्या हो सकता है? अगर यह क्या है? यह लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाए तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा।
ये इसके बाद पी एक्स इजक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा ट्राई करके कुछ नहीं होता है, यही होता है पॉली की से ही आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही पी एक्स करके अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में ई हो जाएगा। एक्स को हम लोग कितनी तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो इतने तरह से डिनोट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आप लोग पढ़े होंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y इक्वल टू क्या पढ़े होंगे, ए एक्स प्लस बी। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है y इक्वल टू पी एक्स। जो ये लाइन दिया है ये कोई इतनी बड़ी और महान लाइन नहीं थी, इसका मतलब यही था y इक्वल टू पी एक्स का मतलब क्या था कि x के साथ हम उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे वो है, यही हमारा पॉलिनोमियल लिखने का तरीका ही हुआ। हाँ सर जा रही हूँ, आ रहे हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे, इसके आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन में कहा क्या गया है ये मैं आप लोगों को समझाई हूँ, बस इसका मतलब समझाई हूँ। अब ऐसा फिगर में दिया गया है, हमें जीरोज की संख्या फाइंड करनी है। क्या करनी है, जीरोज की संख्या फाइंड करनी है। आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीका हो गया कि जीरोज की संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर वह एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, अगर एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज की संख्या एक हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे दो जगह इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे तीन जगह इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज की संख्या तीन हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज की संख्या जीरो हो जाएगी। आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। पहला अगर फिगर देखा जाए, ग्राफ देखा जाए, तो क्या ये एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे क्या यह लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो नहीं, यह एक्स एक्सिस पे कहीं भी क्या नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर यह एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो जीरोज की संख्या कितनी होगी, जीरोज की संख्या हो जाएगी जीरो। अब देखते हैं यह एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है। बस यह लाइन एक्स एक्सिस पे केवल एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पर जीरोज की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो जीरोज की संख्या हमारी एक हो जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे यह एक्स एक्सिस पे कितने जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह एक्स एक्सिस पे हमारी तीन जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ जीरोज की संख्या हमारी तीन हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं एक्स एक्सिस पे कितने जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे यह दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हमारी जीरोज की संख्या कितनी हो गई, तो जीरोज की संख्या दो हो गई। यह एक्स एक्सिस पे एक दो तीन चार, यह एक्स एक्सिस पे कितने जगह टच कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे चार जगह टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जीरोज की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। यह एक्स एक्सिस पे एक जगह दो जगह तीन जगह टच कर रही है, तो यहाँ जीरोज की संख्या कितनी हो गई, तो जीरोज की संख्या तीन हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही, इसको अगर आप लोगों को शुरू शुरू में कुछ टर्मोलॉजी वगैरह में कंफ्यूजन हुआ हो, पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट तो आप लोगों को पता ही होगा या क्या होता है, अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग फिर से इस वीडियो को रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बेसिक से लेके अच्छे लेवल पर तक बताई हूँ। नहीं तो अगर वैसे टीचरों को देखा जाए तो बस यहीं
दो लाइन, एक लाइन बस रटवाना था उन्हें। रटवाना क्या था कि बस एक्स एक्सिस को जहाँ एक जगह इंटरसेक्ट करेगी जीरो की संख्या 1 हो जाएगी, दो जगह करेगी जीरो की संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन मैंने आप लोगों को बस ये चीज रटवाई नहीं है। यह जीरो की संख्या 1 क्यों होती है, 2 क्यों होती है, रीजन क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाई हूँ। तो अगर आप लोगों को मैथ अपना नहीं समझ में आए, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैथ बहुत अच्छा रहे, जिससे फ्यूचर में अगर मैथ के बारे में थोड़ा सा बोलना रहे तो आप भी मेरी तरह बोल सकें, 1 घंटे लेक्चर दे सकें, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फिर से एक बार ज़रूर देखिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी आसान है, क्योंकि जितना समझाना था मुझे मैं इसी चैप्टर में समझा चुकी हूँ। तो ये कम टाइम भी लगेगा और समझ में आप लोगों को भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो थैंक यू, आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी आप लोग बजा के रखिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद।